नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाई m.गुजर में। आज जो अपनी क्लास है वो साइंस की क्लास है, क्योंकि अपन साइंस के अंदर सेल टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और सेल टॉपिक में भी अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अपन ने सेल टॉपिक के फैक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अपन ने सेल टॉपिक का स्टार्ट किया था तो सेल टॉपिक की खोज वगैरह के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर अपन इनके आगे इसी क्रम में अपन आगे बढ़े थे तो अपन ने फिर है ना उसमें केंद्रक को पढ़ लिया था। जब अपन कोशिकाओं को पढ़ना शुरू किया था तो अपन ने केंद्रक को, सेल के केंद्रक को अपन ने पढ़ लिया था। फिर उसी क्रम में अपन आगे बढ़े। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ लिया, डीएनए पढ़ लिया, अपन ने आरएनए पढ़ लिया, अपन ने क्रोमोसोम पढ़ लिया। तो इस तरह से अपन कंटिन्यू अपनी क्लासों को आगे बढ़ा रहे थे। आज जो अपनी क्लास है वो भी आगे ही अपन कंटिन्यू करेंगे, कोशिकांगों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन यहीं कवर कर लेते हैं। उसके बाद में अपन को वहाँ आगे उनकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ अपन को इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अपन यहीं इनको कवर कर लेंगे, यहाँ ये समझ में आ जाएंगे, सेल टॉपिक से ही रिलेटेड है। फिर इस बाद में आगे जहाँ पे भी इन शब्दों का यूज होगा, जैसे मैंने आपको कुछ बेसिक शब्द जो बेसिक टर्म्स बताई थी, उसी तरह से साइंस में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को आज अपन अपनी क्लास में देखेंगे। वो शब्द फिर आगे जहाँ पे भी काम आएंगे तो मुझे पता है, आई होप आप उनको क्या समझ जाओगे कि इस शब्दों का अर्थ क्या है, ये शब्द क्या कहना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं उन शब्दों की ओर। देखो, अपन ने जो क्लास ली थी लास्ट, जब अपन डीएनए वगैरह पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको जीन के बारे में नहीं बताया था। तो एक तो अपन देखेंगे जीन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, वो जीन से स्टार्ट करेंगे कि जीन होते क्या है, ठीक है। जीन कुछ नहीं होते, जीन डीएनए के सबसे एक्टिव हिस्से होते हैं, सबसे सक्रिय हिस्से होते हैं। आप इसको ये कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, डीएनए के जो सबसे सक्रिय हिस्से होते हैं, जो सबसे सक्रिय हिस्से होते हैं वही क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, ठीक है। सक्रिय हिस्से मीन्स क्या होता है, देखो एक रबड़ होता है, ठीक है। रबड़ को जब अपन कुछ चीज़ को मिटाते हैं, इरेज करते हैं कुछ चीज़ को, तो वो वहाँ से आपने देखा होगा जहाँ से जिस कॉर्नर से अपन ने इरेज किया है रबड़ का, वो कॉर्नर क्या हो जाता है, बाकी कॉर्नर से थोड़ा सा शाइनिंग हो जाता है, थोड़ा सा चमकदार हो जाता है, थोड़ा वाइट ज़्यादा हो जाता है। बाकी कंपेयर टू अदर जो पार्ट उसका बचता है वो कैसा रह जाता है, वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा रह जाता है। लेकिन जिस हिस्से से अपन ने यूज़ में लिया है, जिस हिस्से को अपन ने काम में लिया है इरेज करने के लिए, वो हिस्सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा वाइट हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है, ठीक है। तो वो हिस्सा क्या हुआ, वो हिस्सा उस रबड़ का क्या हो गया, एक्टिव हिस्सा हो गया। सेम टू सेम डीएनए में होता है, जीन भी उसके एक एक्टिव हिस्से होते हैं, वो कॉर्नर जैसे वाइट होता है, उसी तरह से जिस तरह से रबर का वो कॉर्नर वाइट हो गया, उसी तरह से डीएनए के एक्टिव हिस्सा होता है, वो क्या होता है, जीन होता है। जीन को क्या कहते हैं, डीएनए के एक्टिव हिस्से कहते हैं या सक्रिय हिस्सा कहा जाता है। अब बात आती है कि ये बात कह कौन रहा है, यानी ये शब्द दे कौन रहा है। तो ये जो शब्द दिया है वो दिया है जॉनसन ने, ठीक है। जॉनसन कौन है, देखो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जय से जीन और जय से जॉनसन, ठीक है। दोनों सिमिलर है तो इससे आप इसका क्या लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है जीन करते क्या है, ठीक है। जीन क्या करते हैं, ये एंजाइम का निर्माण करते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं। जैसे अपन ने केंद्रक जब कंप्लीट किया था और अपन ने जब केंद्रिका पढ़ा था, तब मैंने आपको एक चेन बताई थी। क्या चेन बताई थी मैंने आपको एक चेन बताई थी कि देखो पहले न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। देखो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके ऊपर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जीन्स के ऊपर से क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, डीएनए से क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंजाइम से फिर क्या होता है, बायोकेमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, और उससे क्या होता है, उससे डाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस तरह से क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है एकदम से, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं इनकी क्या
कि देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्रोमोसोम मिलेंगे अपन को, क्रोमोसोम के कॉर्नर के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। और लेकिन जो हिस्से होते हैं ये डीएनए के हिस्से होते हैं, डीएनए के सबसे एक्टिव हिस्से होते हैं, इनको इनका सक्रिय हिस्से कहा जाता है। शब्द ये जॉनसन ने दिया है, ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है, एंजाइम का निर्माण करना होता है। जो एंजाइम बनते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा उनका निर्माण होता है, ठीक है। अब बात आती है जब ये जीन एंजाइम का निर्माण कर रहे हैं तो इस पर एक थ्योरी दी गई है, वो है वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, ठीक है। ये एक थ्योरी दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, एक है बिडल और एक है टोटम। इन दो वैज्ञानिक के द्वारा ये थ्योरी दी गई है जिसका नाम है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। और ये जिस पे दी गई है वो एक फंगी है, न्यूरोस्पोरा। ये क्या है, न्यूरोस्पोरा एक फंगी है, फंगी है, कवक है। कवक के ऊपर इन्होंने ये सर्च किया था, रिसर्च की थी, और इस रिसर्च के बाद ही इन्होंने ये थ्योरी दी थी जिसका नाम है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, ठीक है। तो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, बीडल और टोटम के द्वारा दी गई थी, ठीक है। अब इस थ्योरी में कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक जीन से एक ही एंजाइम का निर्माण होता है, और इसी ही थ्योरी को क्या कह रहे हैं, वो वन जीन वन एंजाइम। इसके नाम से ही आपको इसकी थ्योरी का पता चल रहा है कि इस थ्योरी में वो कहना क्या चाह रहे हैं। और यहाँ से भी एक बात इन्होंने क्या निकाली थी, उन्होंने ये निकाला थी कि हमें पता चल गया कि जो जीन हो रहे हैं वो जीन क्या कर रहे हैं, एंजाइम का निर्माण कर रहे हैं। और इन्होंने जो रिसर्च की थी वो न्यूरोस्पोरा एक फंगी आता है, कवक जिसको अपन बोलते हैं, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करके ये बात बोली थी, ठीक है। इस तरह से जीन के बारे में अपन ने जाना कि जीन क्या होते हैं। अब अगर अपन आगे बात करें कुछ, ठीक है, और कौन से ऐसे शब्द हैं, जैसे एक वंशानुगति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। वंशानुगति क्या होती है, देखो वंशानुगति एक तो होता है वंशानुगति, एक होता है आनुवांशिकी। सिमिलर से शब्द हैं लेकिन क्या फ़र्क है, अपन ने तो क्या किया है, इनकी दोनों की डेफिनेशन सेम ही रटी है, लेकिन सेम नहीं है। क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो वंशानुगति क्या होता है, हमारे जो लक्षण हैं, जो एक लक्षण होते हैं, वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, स्थानांतरण हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यानी इसमें क्या आता है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना, स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना, ठीक है। स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, ठीक है, स्थानांतरण होना कहलाता है वंशानुगति। लेकिन जिस अपन ब्रांच में, साइंस की जिस ब्रांच में अपन इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि कैसे एक लक्षण दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, किस प्रोसेस से वो जा रहे हैं, ये जो जिस शाखा में अपन को पढ़ा जाता है, देखो क्या होता है, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक होती है बीटेक, ठीक है, ठीक है। तो बीटेक के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग ब्रांच होती है, ठीक है। हर एक ब्रांच का अलग अपना अपना रोल होता है, जैसे सिविल हो गया, ठीक है, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, इस तरह से आईटी हो गया, ठीक है, सीएस हो गया। तो इस तरह से ये क्या होगी, अलग अलग ब्रांच होगी। तो इन पर्टिकुलर ब्रांच में किसी ना किसी चीज़ की स्टडी की जाएगी, ठीक है। जैसे अपन बात करें सिविल की, ठीक है, तो सिविल के अंदर स्टडी किसकी की जाएगी, कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप इस एग्जाम्पल को रिलेट करना इससे, किसे, देखो कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन करना एक तरह से क्या हो गई, वंशानुगति हो गई। मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना होता है, स्थानांतरण होना होता है, वो तो क्या हो गई, वंशानुगति हो गई। लेकिन इस वंशानुगति को अपन पर्टिकुलर एक ब्रांच में पढ़ते हैं, साइंस की एक ब्रांच होती है, उसमें जिसको पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं आनुवांशिकी। यानी कंस्ट्रक्शन को अपन जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको अपन सिविल बोलते हैं। सेम टू सेम वंशानुगति को जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उस ब्रांच को आनुवांशिकी कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है ये वंशानुगति है, तो वंशानुगति के बारे में बताया किसने था, तो इसके लिए जिसे जाना जाता है वो है स्पेंसर, ठीक है। स्पेंसर ने इसके बारे में बताया था, वंशानुगति के बारे में स्पेंसर ने बताया था। लेकिन जब बात आती है आनुवांशिकी, तो इसका जो शब्द है ये आनुवांशिकी, ये शब्द किसने दिया था, बेटसन ने,
ये नाम आपको याद होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंशानुगति शब्द किसने दिया था, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, जीन शब्द किसने दिया था। तो इनको आपको याद होने चाहिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी होती हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बेटसन ने आनुवांशिकी शब्द दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि इसके जनक किसको कहा जाता है, इसके फादर किसको कहा जाता है, यानी आनुवांशिकी के फादर किसको कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो नाम आता है वो है मेंडल। किसका नाम आता है, मेंडल। अपन ने 9वीं और 10वीं क्लास में खूब पढ़ा है मटर के दाने पे जो इन्होंने प्रयोग किए थे। मटर के दाने पे इन्होंने प्रयोग करके जो आनुवांशिकी बताया था। तो ये आनुवांशिकी के जो फादर हैं, जो जनक हैं, वो मेंडल को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे शब्द पूछ लिया जाए कि आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, तो इसके लिए जो जाना जाता है वो कौन है, बेटसन है। बेटसन को इसके लिए जाना जाता है। बात आती है जब आनुवांशिकी, जेनेटिक्स इसको बोले जाता है, ठीक है, जेनेटिक्स इसको बोला जाता है। तो जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक कोड होते हैं, उन कोडों की अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक कोड कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में खोज किसने की थी, हर एक पर्टिकुलर के लिए हर एक वैज्ञानिक को जाना जाता है। तो अपन को हर उस वैज्ञानिक का नाम पता होना चाहिए जो अपन के यहाँ शब्द अपने यूज में ले रहे हैं, उनसे वो रिलेटेड है। क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, अपन को कहीं पे भी अपनी कमी नहीं रखनी है, ठीक है। देखो बात आती है जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड होते हैं 4, कौन कौन से, ए, जी, टी और सी। ये 4 जेनेटिक कोड होते हैं। और इन चारों जेनेटिक कोड की जो खोज की थी, जो खोज करता थे, उनका नाम क्या था। एक का नाम था, 3 इसके लिए वैज्ञानिक जाने जाते हैं। एक का नाम था नीरेनबर्ग, ठीक है। एक का नाम था हरगोविंद खुराना, भारतीय थे, ठीक है। और जो तीसरा जो नाम था वो था जॉन मैथाई। देख लो अपने भारतीय बहुत आगे तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो जॉन मैथाई थे, हरगोविंद खुराना थे, नीरेनबर्ग थे, ठीक है। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी जेनेटिक कोड्स की। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बोला था कि जो पेयर बनते हैं ये पेयर में होते हैं, हमेशा पेयर्स में होते हैं। और एक पेयर में 3 कोड होते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी मैथ लगा दो आप, मैथ लगा के क्या बताओ कि मैक्सिमम कितने कोड इसमें बन सकते हैं। तो अपन जब इसमें निकालते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम टोटल कितने हैं, 4 हैं। 4 में से लेने कितने हैं, 3-3 के लेने, यानी 4 में से 3-3 के पेयर बनाएंगे तो टोटल कितने निकल के आएंगे, 64। और ये टोटल मैक्सिमम पेयर है। क्या है, मैक्सिमम पेयर। मैक्सिमम पेयर 64 बन सकते हैं। किस तरह से बन सकते हैं, देखो ये पेयर ए और ए हो सकता है, ये पेयर ए जी टी हो सकता है, ये पेयर ए जी जी हो सकता है, ये पेयर टी सी सी हो सकता है, ये पेयर सी ए हो सकता है, ये पेयर सी टी टी हो सकता है। मतलब इस तरह से ये पेयर हो सकते हैं। इन पेयरों को ऐसे बताया जाता है। और इनके बारे में जो खोज करता है, जो इनके बारे में सूचनाएं अपन को दे रहे हैं, उनके वैज्ञानिक के नाम आपको याद होने चाहिए। वो 3 वैज्ञानिक हैं, कौन कौन है, जॉन मैथाई है, बिल्कुल है, हरगोविंद खुराना है और इसके अलावा जो है वो है नीरेनबर्ग। इन तीनों के आपको नाम याद होने चाहिए। ये क्या करता रहे हैं, जेनेटिक कोड के बारे में हमें सूचनाएं दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। कुछ बातें आती है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट किसने बनाई थी। इसके अलावा पीसीआर पे जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है वो किसने बताया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये डीएनए से रिलेटेड हैं, ये बातें डीएनए से रिलेटेड हैं। तो यहाँ अपन इनको कवर कर लेते हैं ताकि फिर अपने एक तरह से ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। जैसे एक तो आता है डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, एक तो आता है डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। एक आता है पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंट वो होती है, कई बार आपने नहीं सुना होगा, सीरियल वगैरह आपने देखे होंगे, मूवी वगैरह देखी होगी, डीएनए टेस्ट के बारे में जो बोला जाता है। और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, यानी जो हाथों की जो छाप होती है, इन छापों से क्या लिए जाते हैं, डीएनए के सैंपल लिए जाते हैं
और फिर इनको मैच किया जाता है। कई बार आपने नहीं देखा होगा कि जो माता पिता का जो कन्फर्मेशन करना होता है वो भी डीएनए से किया जाता है। तो जो डीएनए टेस्टिंग किए जाते हैं ये क्या करते हैं, ये सैंपल लेते हैं। अपने हर एक चीज़ में क्या है, डीएनए मौजूद है। क्यों है? क्योंकि अपन जो पूरा शरीर है वो बना हुआ किससे, कोशिकाओं से बना हुआ है। एक तरह से कोशिकाओं का क्या है, ग्रुप है पूरा। तो हर एक कोशिका का अपना डीएनए होता है। यानी आप कहीं से भी अपने शरीर से कुछ भी होता है, चाहे वो नाखून हो, बाल हो, कुछ भी हो, उनके हर एक के अंदर अपना डीएनए होता है। और डीएनए को ही क्यों चेक किया जाता है, इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को कैरी करता है। क्योंकि इसके जो एक्टिव हिस्से होते हैं वो जीन होते हैं, और जीन क्या करते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को कैरी करते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर भी बैठे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर लेके जाते हैं। यानी इसी से हमें पता चलता है कि जो जैसे किसी बालक के माता पिता का पता करना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उस बालक के डीएनए को लेंगे, उस डीएनए की संरचना को देखा जाएगा कि उसकी डीएनए की संरचनाएं कैसी हैं, ठीक है। फिर उसके माता पिता की डीएनए की संरचनाएं देखी जाएगी, और जो डीएनए की संरचनाएं ज़्यादा सिमिलर होगी उससे कन्फर्मेशन होता है कि जो संतान है वो इनके माता पिता की है, या उस संतान के जो पेरेंट्स हैं वो ये ए और बी है। इस तरह से इनको पता किया जाता है। लेकिन इनके बारे में जो बताया था डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में, उनके लिए जो जाना जाता है वो है अलेक जेफरी। अलेक जेफरी को इसके लिए जाना जाता है। लेकिन भारत में इसके लिए अगर बात आ जाए अपने देश भारत की, तो भारत में इसके लिए किसको जाना जाता है, भारत में इसके लिए लाल सिंह चड्ढा को जाना जाता है। वैसे तो मूवी भी आ रही है लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की, ठीक है। तो लाल सिंह चड्ढा को क्या जाना जाता है, इसके लिए जाना जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए। यहीं से एक क्वेश्चन भी होता है, कई बार पूछा जाता है कि सीसीएमबी ये क्या है, लैब है, इसी डीएनए पे बेस लैब है। इस लैब का हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है। इसके हेडक्वार्टर पे न जाने कितनी बार क्वेश्चन आ गया, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ठीक है। अब बात आती है ये सीसीएमबी है क्या, ठीक है। तो जो सीसीएमबी की फुल फॉर्म है, सी का मतलब है सेंटर फॉर, सी का अगले का मतलब है सेल्यूलर, इससे अगले का मतलब है मॉलिक्यूलर, और बी का मतलब है बायोलॉजी, ठीक है। क्या इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, हैदराबाद में, ठीक है। तो ये भी डीएनए फिंगरप्रिंट से संबंधित एक लैब है, ठीक है। अब बात आती है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, ठीक है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमर क्या होते हैं, सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है, पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर वो होते हैं बहुलक, जो अपन हिंदी में बोलते हैं, एक लंबी सी चेन होती है किसी चीज़ की। अब यहाँ पे पीसीआर का क्या मतलब है, यहाँ डीएनए से डीएनए को बनाया जाता है, यानी डीएनए की एक लंबी सी चेन को तैयार किया जाता है, और इसी को कहते हैं पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। कैसे किया जाता है, देखो सपोज अपने पास कोई एक ही डीएनए है, बट उससे हमें पता नहीं चल रहा है, अपन को उसकी क्या चाहिए, मान लो एक डीएनए पे आप एक टेस्ट कर सकते हो, उसके अलावा उस पर टेस्ट होंगे नहीं। आपको बहुत सारे डीएनए चाहिए। अब उस अकेले डीएनए से आप क्या करोगे, उससे उसी की एक लंबी सी चेन बनाओगे, एक लंबी सी चेन बनाते चले जाओगे। उसके बाद में जो जो आपको डीएनए पे जांच करनी है वो आप इस चेन पे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चेन को बनाया जिससे जाता है, जिस प्रोसेस से बनाया जाता है, उसी को कहते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कोई जादू की छड़ी है कि डीएनए को दिया, जादू की छड़ी घुमाई और ये डीएनए की लंबी सी चेन तैयार होगी, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसकी चेन बनाने में इसकी सहायता कर रहा होगा। तो बात आती है वो कौन है जो इसके बारे में इसकी सहायता करता है, तो वो एक एंजाइम है, एंजाइम है जो इसको हेल्प करता है इस चीज़ के अंदर, और उस एंजाइम का नाम है टेक, ठीक है। इस एंजाइम का क्या नाम है, टेक नाम है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो ये टेक एंजाइम है जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में काम में लिया जाता है, उस पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में इस एंजाइम को काम में ले रहे हो, वो एंजाइम मिलता कहाँ है, वो पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और वहाँ पे भी गर्म झरने होते हैं, जो गर्म झरने होते हैं उन झरनों को क्या कहते हैं, गीजर बोला जाता है। गीजरों से इनको प्राप्त किया जाता है, वहाँ से इनको लाया जाता है, और फिर इनको डीएनए के पास रखा जाता है, उनको संपर्क में लाया जाता है। फिर ये डीएनए की क्या करते हैं, एक लंबी सी चेन बनाते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके उनकी एक लंबी सी चेन को डिजाइन करते हैं, लंबी सी चेन को तैयार करते हैं,
ताकि क्या हो, फिर उस पर टेस्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, पता लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस होता है पीसीआर, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में उसको बोलते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, बात आती है पीसीआर के बारे में बता कौन रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी दे कौन रहा है, तो इसके लिए जिसे जाना जाता है वो है केरी मुलिस। केरी मुलिस को इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो केरी मुलिस के बारे में जानकारी मिलती है अपन को, केरी मुलिस इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं और वो बताते हैं। आजकल तो जो एड्स का जो मॉडर्न टेस्ट हो गया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो एड्स है उसका जो मॉडर्न टेस्ट है, उसका जो मॉडर्न टेस्ट है, उस मॉडर्न टेस्ट का नाम क्या है। तो जो आजकल जो एड्स का मॉडर्न टेस्ट हो गया है वो भी पीसीआर हो गया है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट हो गया है। तो इस तरह से अपन को पता चला डीएनए से रिलेटेड एक पीसीआर हो गया, एक डीएनए फिंगरप्रिंट हो गया, कुछ अपन ने शब्द देखे, जेनेटिक शब्द देखा, इसके अलावा अपन ने आनुवांशिकी शब्द देखा, अपन ने एक थ्योरी देखी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। तो इस तरह से अपन ने इनके बारे में जानकारी ली। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अपन सेल के और ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, मतलब नए इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।